एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 32 साल हो चुकी थी। दोस्तों, जब भी उसके लिए शादी के रिश्ते आते थे तो फिर वो शादी करने के लिए मना कर देता था। घर वालों को लगा कि हो सकता है कि इसका कहीं अफेयर चल रहा हो। घर वाले उससे पूछते कि कोई लड़की पसंद हो तो बताओ, हम उसका ही साथ तुम्हारी शादी कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से छोटे भाई की शादी में देरी बढ़ रही है। अब दोस्तों, जो परिवार था वो जमींदार परिवार था। अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, समाज में मान सान था, लेकिन ना वो कुछ बताता था और ना ही वो शादी के लिए राजी होता था। जब कभी घर वाले उसको शादी के लिए कहते तो वो कहता है कि देखो, शादी के लिए मेरा मन नहीं करता है, तुम एक काम करो कि छोटे भाई की शादी करवा दो। घर वाले सोचते हैं कि समाज में इतना मान सम्मान है, छोटे भाई की शादी करवा दी जाए। बड़े का ना हो तो लोग कहेंगे कि जरूर कुछ बात है, समाज में बहुत ज्यादा बदनामी होगी। बुराई और बदनामी का डर उन्हें सता रहा होता है। परिवार के जो मुखिया होते हैं दोस्तों, वो किसी तरीके से जबरदस्ती उसका विवाह करा देते हैं। शादी के बाद जब दुल्हन ससुराल आती है, ससुराल के बाद जब पहली रात होती है, पत्नी पत्नी के जीवन की शुरुआत होती है दोस्तों, तो पहले तो जो लड़की थी वो तो थोड़ा शर्माती है, लेकिन जब इसकी तरफ से कोई हरकत नहीं होती है तो फिर उसे थोड़ा सा शंका होने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों, वो अपनी पत्नी के साथ कुछ ना कुछ बातें तो जरूर बिताएगा, वक्त भी बिताएगा, और इस पलकर को लेकर के वो बहुत एक्साइटेड होता है। लेकिन इसके लिए ना तो उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट थी, ना कोई इच्छा थी। जब वो देर दोस्तों धीरे धीरे वो शुरुआत करने लगी, जब वो शुरुआत करती है तो फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। आइए दोस्तों, पूरी कहानी आपको बताती हूँ। बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही आपको मजा आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, और आप वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहिए। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, हाइप हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की सच्ची घटना राजस्थान के अलवर की है। यहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया भंवरलाल जी की उम्र लगभग 55-50 साल के आसपास थी। 2 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। दोस्तों, बेटियों का विवाह वह कर चुका था, अब 2 बेटे बचे थे। पहला बेटा, जिसका नाम राम कुमार होता है, राम कुमार की उम्र लगभग 32 साल के आसपास हो चुकी थी। दूसरा बेटा शिव कुमार था, लगभग 25 साल उसकी भी उम्र हो चली थी। दोस्तों, जब राम कुमार 25 साल का था तभी से इसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे थे। दरअसल जो भंवरलाल का परिवार था वो जमींदार का परिवार था। लगभग 150 बीघे की जमीन आसपास थी और ऊपर से उसका खुद का बिजनेस भी था। टाइल्स, पत्थर वगैरह का पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। समाज में उसकी पद और प्रतिष्ठा दोनों ही बहुत ज्यादा थी। पंचायत भी उसके पास थी, जैसे कि वहां पर वो प्रधान कहा जाता है दोस्तों, वैसे ही वहां पर वो पंचायत भी उसको बोला जाता है। भंवरलाल जो था वो अपने यहाँ का पंचायत का प्रतिनिधि था। समाज में पद प्रतिष्ठा थी। दोस्तों, जो उसका बेटा बड़ा राम कुमार होता है, जिसकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी, शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं। 25 साल की उम्र से ही उसे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। जैसे ही भंवरलाल अपनी दोनों बेटियों का ब्याह करके फुर्सत होता है, लड़कों के रिश्ते भी आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जो राम कुमार था वो शादी के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होता था। और जब भी कोई रिश्ता आता है, उसे जब लोग कोई लड़की दिखाई जाती है तो वो कहता है कि लड़की ठीक ठाक है, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है। यही सोचते थे कि हो सकता है कि पैसा भी है और बिजनेस भी है, तो हो सकता है कि कोई लड़की इसे पसंद आ गई हो। उसे 1-2 बार उसकी माँ ने पूछा भी है कि कोई लड़की अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम वो भी बता दो, तुम्हारी उसी से शादी करवा दूंगी। बेकार में ही समाज में बुराई हो रही है कि रिश्ते आ रहे हैं और लड़का विवाह नहीं कर रहा है। असल में आखिर बात क्या है वो जानना चाहते, तो दोस्तों वो भी कुछ नहीं बताता था। वो सोचता था कि अगर बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। वो मन की बात को मन में ही रखना चाहता था और घर में यही कहता था कि एक काम करो कि छोटे भाई की शादी करवा दो, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं नहीं करना चाहता। उसकी माँ को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसके लिए रिश्ते आते जाते हैं और वो ठुकराता जाता है, और ऐसा करते करते लगभग 7-8 साल के आसपास का वक्त गुजर जाता है। उम्र अब 32-33 साल के आसपास हो चली थी। घर वालों को चिंता सताने लगती है कि शादी नहीं करेगा तो फिर छोटे बेटे के भी शादी में मुश्किल हो जाएगी। अगर छोटे बेटे का पहले शादी कर दिया तो गांव में और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी कि इसके बेटे के अंदर कोई कमी है, या फिर इसका किसी के साथ अफेयर है जिसकी वजह से ये शादी नहीं कर रहा है। और छोटे भाई की शादी हो गई। समाज में अक्सर दोस्तों अक्सर यही होता है, चाहे वो अपने यहाँ भी देखा जाए तो यही चीजें होती हैं। लोग बहुत ज्यादा डरते घबराते हैं, और सेम वही कंडीशन भंवरलाल की भी थी। 32 साल की उम्र में समय ऐसा बीतता चला गया दोस्तों कि अब रिश्ते आने ही पूरी तरीके से बंद हो चुके थे। भंवरलाल को काफी चिंता होने लगी।
उसे लगा कि बस किसी तरीके से इसका ब्याह हो जाए, कोई गरीब लड़की मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पैसे की उसे कोई लालच भी नहीं थी, ईश्वर का अब उसके पास दिया हुआ सब कुछ था। दोस्तों, जो भंवरलाल था उसके एक दूर के मित्र होते हैं, उनकी एक लड़की होती है। वो बेचारी जो थे वो ना तो कहीं कुछ गरीब थे और ना ही अमीर थे, मध्यम वर्गीय परिवार से थे। परिवार का गुजर बसर बस ऐसे ही ठीक ठाक चल रहा था। उनकी सिर्फ 6 बेटियां थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम सुषमा होता है। दोस्तों, वो एक दिन शादी के लिए भंवरलाल से कहते हैं कि देखो, हम देने में कुछ दे नहीं पाएंगे आपको, दहेज के नाम पर तो कुछ नहीं दे पाऊंगा, चाहो तो अपनी बेटी सुषमा का विवाह मैं तुम्हारे बेटे रामकुमार से कर सकता हूं। भंवरलाल कहता है कि यार, मैं तो चाहता हूं कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, लेकिन वो करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। बार बार कहता है कि छोटे भाई की शादी करा दो। तो वो कहता है कि आप चलिए, मैं भी चलता हूं, और दोनों मिलकर के बात करते हैं। हो सकता है कि बात कुछ बन जाए। अब दोस्तों, जो सुषमा के पिता होते हैं और जो भंवरलाल होते हैं वो घर आते हैं, और घर आने के बाद रामकुमार से बातचीत की जाती है। रामकुमार पता नहीं उस दिन किस मूड में था, क्योंकि घर वाले उसे इतने ज्यादा ताने उलाने दे चुके थे कि उन सब चीजों से वो थक चुका था। तो वो शादी के लिए हाँ कर देता है। कहता है कि लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी के बाद अगर कोई लफड़ा विवाद हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ये सुनकर के सब घबरा जाते हैं, कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है। आखिर तो वो बताने का भी कोशिश नहीं करता है, बस इतना बोल के वो चला जाता है। सबको लगा कि हो सकता है कि अभी गुस्से में हो रहा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर दबाव बनाया है। शादी के बाद जैसे ही पत्नी आएगी तो सब सुधर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शुरू में नौटंकी करते हैं, बाद में ये बीवी के गुलाम बन करके रह जाते हैं। ये कहकर के दोस्तों, जो सभी लोग होते हैं इस बात को टाल जाते हैं। अब शादी की डेट जो है वो रखी जाती है, सारा सिस्टम जो है वो तैयार हो जाता है। अब धीरे धीरे करके बारात का भी समय नजदीक आने लगता है, और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन बारात जानी होती है। दोस्तों, रामकुमार दूल्हा तो बन जाता है, बिल्कुल ही जो है वो तैयार हो चुका था। हे मन से वो दूल्हा बन करके जाता है अपने ससुराल। अब जय महल वगैरह होता है, शादी विवाह की रस्म होती है। अगले दिन सुषमा दुल्हन बन करके उसके घर आ जाती है। दोस्तों, सुषमा जो थी वो अंदर से बहुत खुश थी, क्योंकि वो एक जमींदार परिवार की बहू बनी थी। उसे लगा कि उसके पिताजी बेशक गरीब थे, लेकिन चलो उनका उसके कम से कम शादी हुआ, वो बहुत ही अच्छे घर में हुआ था। पैसे और प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ मानो एकदम भरा पड़ा था। दोस्तों, वो बहू बनकर अपने घर आती है, एक उम्मीद लेकर के उसके नए जीवन की शुरुआत आज से होगी, और आगे चलकर के वो अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहेगी और संतुष्ट रहेगी। दोस्तों, वो पहुंच जाती है ससुराल, और ससुराल में उसका बहुत ही स्वागत सम्मान होता है। यहाँ भगत होता है। ये देख के उसे बहुत सुषमा को अच्छा लगा था। भंवरलाल की पत्नी को ज्यादा ही उत्साह थी। अपनी बहू के लिए वो कुछ जेवर वगैरह भी बनवा रखी थी। वो सारी चीजें अपनी बहू को देती है और कहती है कि तुम मेरे घर की बड़ी बहू हो, और तुम मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मेरे पास जो कुछ है वो अब मैं तुम्हें दे दूं। अब दोस्तों, वो मुंह दिखाई में उसे बहुत सारे सामान वगैरह देती है। बहुत सारी आस पड़ोस की महिलाएं आती है, उसे देखती वगैरह है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके शाम का समय हो जाता है। अब शाम के समय वहां पर कुछ खेत टाइप का होता है, जिसमें गांव की महिलाएं जो है वो पास पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो आती है। वो ढोल बजाती है, नाचती है, गाती है। अब जो सुषमा होती है वो भी उसमें भाग लेती है। सुषमा जो थी वो गाने और ढोल बजाने में अमोल दर्जे की थी। उतना ही अच्छा ढोल बजाया करती थी और उतना ही अच्छा वो गाया भी करती थी। दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर थी। जब वो नाचना गाना शुरू करती है तो फिर जो गांव की महिलाएं होती है मंत्रमुग्ध हो जाती है। वो भंवरलाल की पत्नी से कहती है कि बहुत ही सुंदर बहू पाई है, बहुत ही सुशील पाई है, सर्वगुण संपन्न बहू पाई है। भंवरलाल की पत्नी कहती है कि देर मिली लेकिन दुरुस्त मिली। मेरा बेटा ही है जो कि नाना शादी के लिए करे जा रहा था, चलो कम से कम किसी तरीके से तो तैयार हुआ। कहते हैं कि घर की लक्ष्मी सबके घर नहीं जाती है, शायद ये मेरे घर में लक्ष्मी की रुपाई है। उसको घर वाले उसे काफी ज्यादा खुश के मन में एक उत्साह था, जोश था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आगे आने वाले पल में उसके साथ क्या कुछ होने वाला था। किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। अब समय बीतता जाता है और रात अब हो ही चुकी थी। अब वो समय भी आ जाता है जब पति अपने कमरे में अपने नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने के लिए जाते हैं। अब जो सुषमा होती है दोस्तों, वो दुल्हन के जोड़े में अपने बेड पर बैठी हुई थी, और उधर जो रामकुमार था वो अपने बाहर वाले कमरे में लेटा हुआ था। उसको कौन जाए बुलाने के लिए। उसके परिवार की गृहस्थी में उसकी एक भाभी लगती थी। वो उसके पास जाती है और कहती है कि जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रही है। दोस्तों, वो कहता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो रामकुमार से कहती है कि अभी शर्मा रहे हो, एक दिन बीतने दो और बाहर नहीं निकलोगी, तुम देख लेना। रामकुमार कहता है कि देखो, ये सब चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती है। अब दोस्तों, उन्हें ये लगा कि हंसी मजाक चल रहा है।
वो उसका हाथ पकड़ती है और ले जाकर के सुषमा जहां उसका कमरा होता है उसको वहां पर वो बैठा देती है और फिर दरवाजा जो है वो बंद कर लेती है। सुषमा से कहती है कि दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। दोस्तों सुषमा उठती है और दरवाजा लॉक कर लेती है और फिर उसके बाद दोनों पति पत्नी बैठ करके कुछ बातें करते हैं। रामकुमार अपनी पत्नी सुषमा से कहता है कि देखो मेरी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। सुषमा कहती है कि ऐसी क्या बात हो गई, क्या आपको कोई और पसंद थी? तो वो बोला कि नहीं, मेरी जिंदगी में कोई लड़की आई नहीं और ना ही मेरा कभी इस चीज के प्रति कोई इंटरेस्ट रहा है। ये सुन करके सुषमा को लगा कि ऐसी क्या बात है। दोस्तों वो गुपचुप तरीके से पूरी तरीके से वहीं पर बैठा रहता है। सुषमा जो थी उसके बेड के बगल में एक गिलास दूध रखा हुआ था। वो रामकुमार को देती है और रामकुमार उसे पीता है और दूध पीने के बाद दोस्तों समय बढ़ता ही जा रहा था। सुषमा के मन में उत्साह था, जोश था कि आज उसके नए परी की शुरुआत होने वाली थी। उसे कुछ वो अपनी तरफ से हरकत करेगा। लेकिन दोनों ही बिस्तर पर लेट जाते हैं और लेटने के बाद सुषमा देखती है कि रामकुमार जो है वो उसकी तरफ पीठ करके लेट गया है और जो सुषमा है वो इस उम्मीद पर लेटती है कि अब ये कुछ देर में कुछ करेगा, कुछ शुरुआत करेगा, कुछ पहल करेगा। लेकिन दोस्तों ना कोई उम्मीद दिखती है ना ही कोई हलचल दिखती है। ये देख करके उसे निराशा होने लगती है। सुषमा बहुत देर तक इंतजार करती है लेकिन उसे लगने लगा कि अब ये कुछ नहीं करेगा तो चलो मैं ही कुछ करती हूँ। सुषमा धीरे धीरे करके उसके पास जाती है। उसको एक पत्नी के तौर पर जो कुछ भी उससे होता है वो उसे स्पर्श करने का प्रयास करती है, प्रेम करने का प्रयास करती है। दोस्तों लगभग 1 घंटे तक वो उसके साथ लगी रहती है लेकिन उसके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी। दोस्तों ऐसा करते करते सुबह हो जाती है। उस रात सुषमा को नींद नहीं आई। सुषमा को लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब दोस्तों ऐसा करते करते लगभग 2-3 दिन का समय बीत जाता है। अगले दिन सुबह होती है। सुषमा नहा धो के जो किचन वगैरह का काम होता है उसमें वो लग जाती है। रामकुमार उठता है और अपने दोस्तों के साथ वो घूमने चला जाता है। दोस्त जो थे उसके नए जीवन की शुरुआत के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं, तो वो कुछ भी नहीं बताता है, बिल्कुल ही शांत रहता है। दोस्तों पूरा दिन वो दोस्तों के साथ रहता है। शाम को फिर आता है और रात को फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है कि जो सुषमा होती है वो आज कुछ ज्यादा ही एडवांस थी। वो पूरी तरीके से अपनी ओर उसे खास करता है, खींचने का प्रयास कर रही थी लेकिन वो बार बार उसे झटक रहा था, उसे दूरी बना रहा होता है। लेकिन सुषमा ने आज सोच लिया था कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, आज मैं नए जीवन की शुरुआत जरूर करूंगी, क्योंकि पहला दिन था तो निकल गया, लेकिन आज यह मौका मैं जाने नहीं दूंगी। अब दोस्तों जो सुषमा थी वो पूरी तरीके से उसके ऊपर जैसे ही हावी होने का प्रयास करती है तो वो सुषमा को बार बार झटक देता है, कहता है कि दूर हटो मेरे से, दूर हटो मेरे से। सुषमा उससे पूछ रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है, क्या उससे कोई गलती हो गई है, क्या उसके घर वालों से कोई गलती हो गई है? तो मैं सबकी तरफ से माफी मांग रही हूं। दोस्तों की वो उसका नया घर था तो उसे शंका हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शादी ब्याह में किसी चीज को लेकर के उसका पति उससे नाराज हो गया होगा, इसी वजह से नाराज होगा और उस गुस्से को वो मेरे ऊपर निकाल रहे हो। सुषमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मामला है क्या, लेकिन जो असल में मामला था दोस्तों उसको समझने में अब देर लग जाती है। रात के लगभग 2:12 बज जाते हैं। सुषमा को लगने लगा कि अब कहीं ना कहीं कुछ मामला तो गड़बड़ है। अब दोस्तों फिर भी वो अपने मन को मार लेती है और सो जाती है और ऐसा करते करते लगभग 4-5 रातें गुजर जाती हैं। सुषमा और इसके बीच में कुछ भी नहीं होता है। सुषमा को अब शंका होने लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ जरूर है। अब 5वें दिन की रात होती है दोस्तों। सुषमा और जो रामकुमार होते हैं वो दोनों ही बिस्तर पर थे। सुषमा ने रामकुमार से कहा कि हम लोग इस तरीके से कब तक रहेंगे, आखिर में मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम्हारा भी कुछ अधिकार मेरे ऊपर बनता है। हम दोनों की नए जीवन की शुरुआत होनी है, इस तरह से रहोगे तो आखिर कैसे काम चलेगा। वो उसे बहुत समझाने का प्रयास करती है लेकिन उसके सर पर जू तक नहीं रखती है, मानो उसके शरीर में कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। दोस्तों सुषमा समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सुषमा ने आज प्रण कर लिया था कि चाहे आज कुछ भी हो जाए आज वह सच्चाई जानकर ही रहेगी। असल में आखिर बात क्या है वह जानकर ही रहेगी। दोस्तों आज सुषमा पूरी तरीके से रामकुमार के ऊपर हावी हो जाती है और फिर वह एक पुलिस की तरह उस पर हावी होती है और वह उसके साथ सब कुछ करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों वो उसके कपड़े अलग अलग कर देती है, सब कुछ कर देती है, लेकिन जो रामकुमार था वो अपना बदन तक नहीं हिला रहा था, मानो एकदम वो सुस्त सा लेटा हुआ था। दोस्तों सुषमा जो है वह आधे घंटे तक उसके साथ प्रयास करती है लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल ही नहीं हो रही थी और यह देख के वो दंग रह जाती है, समझ जाती है कि असल में मामला क्या है। अगले दिन अब सुबह होती है। सुषमा जो है वो अपने मायके फोन करती है और मायके फोन करने के बाद अपने पिता को